नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 27 तारीख को होने वाले यानी कल को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तय मानिए कल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में क्या लिखा गया दोस्तों। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या हुए? धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या हुए दोस्तों? देख सकते हैं 3 पॉइंट में लिखिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों, ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया। क्या दोस्तों? ये जो ईसाई धर्म था 2 भागों में बंट गया। एक का नाम दोस्तों रोम कैथोलिक, याद रखिएगा। क्या? एक का नाम था रोम कैथोलिक और दूसरा का नाम था दोस्तों प्रोटेस्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया था, याद रखिएगा। पहला रोम कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट में। ठीक है, पुराने विचारों को मानने वालों को रोमन कैथोलिक क्या कहते थे दोस्तों? जो पुराने विचारधारा का थे, पुराने विचारों को मानने वाले थे, उनको रोम कैथोलिक के अंतर्गत रखा गया। और जो नए विचारधारा मानते थे दोस्तों, यानी नई विचारधारा के मानने वालों को प्रोटेस्टेंट कहते थे। ठीक है, नए विचारधारा को मानने वाले को प्रोटेस्टेंट कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा ये एक पॉइंट क्या था दोस्तों, ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया। एक का नाम रोम कैथोलिक और दूसरा का नाम प्रोटेस्टेंट। ठीक है, रोम कैथोलिक वही पुराने विचारों को मानने वाला और ये जो प्रोटेस्टेंट थे दोस्तों, ये नए विचारों को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा गया है? लोगों को भ्रष्ट, दुराचारी और विलासी पादरियों से छुटकारा मिल गया। याद रखिएगा, लोगों को भ्रष्ट यानी करप्ट, दुराचारी और विलासी पादरियों से छुटकारा मिल गया। ठीक है, पादरी यानी जो चर्च से रिलेटेड इंसान होते दोस्तों, चर्च के, ठीक है, फादर, ठीक है, उन लोगों से ये लोगों को छुटकारा मिल गया। दूसरा, वे चर्च द्वारा की जाने वाली बेईमानी व लूट से बच गए। ठीक है, जिनका जो फायदा उठाते थे पादरी लोग, इन सभी चीजों से ये लोग छुटकारा पा गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा गया है। यूरोप के बहुत से देशों ने रोम के पोप से अपने संबंध तोड़ लिए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोप के बहुत से देशों ने रोम के पोप से अपने संबंध तोड़ लिए और अपने देश में स्वतंत्र चर्च स्थापित कर लिए। ठीक है, अपने अपने देशों में क्या कर लिए दोस्तों? स्वतंत्र चर्च स्थापित कर लिए। ठीक है, यूरोप के जो दोस्तों, याद रखिएगा, यूरोप के बहुत से देशों ने रोम के जो पोप थे दोस्तों, उनसे संबंध को तोड़ लिया और अपने अपने देशों में क्या किए दोस्तों? स्वतंत्र चर्च स्थापित कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए 5 पॉइंट में लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। क्या क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों? पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। ठीक है, 5 पॉइंट में लिखिए, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जागरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, यूरोप के अलावा दूसरे देशों में भी अंधविश्वासों को छोड़कर विशाल और विस्तृत दृष्टिकोण का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, यानी सभी अब अंधविश्वास को छोड़ दिए। ठीक है, याद रखिएगा, और विशाल विस्तृत दृष्टिकोण का जन्म हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यह मानववाद का युग था। क्या था दोस्तों? मानववाद यानी मानवतावाद का युग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा गया है? दार्शनिकों यानी फिलोसोफर्स, ठीक है, विचारकों, कलाकारों और लेखकों ने नए जीवन दर्शन को आगे बढ़ाया, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामाजिक मूल्यों के साथ मिलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, दार्शनिकों, विचारकों, कलाकारों और ये जो लेखक थे दोस्तों, नए जीवन दर्शन को आगे बढ़ाया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा गया है? स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना से शिक्षा का प्रसार बढ़ा। याद रखिए दोस्तों, जब भी शिक्षा का प्रसार होता है ना दोस्तों, तो अंधविश्वास ऑटोमेटिक टूट जाता है। ठीक है, अंधविश्वास हट जाता। ठीक है, अंधविश्वास इसलिए फैलता था दोस्तों क्योंकि दुनिया में शिक्षा का अभाव था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों? स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हो गया और शिक्षा का प्रसार हुआ। ठीक है, नए साहित्य के साथ छापे खानों का भी नई तकनीकी का विकास हुआ। याद रखिए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस भी खोल गया दोस्तों, और एक से एक किताब का जो दोस्तों ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषा में निकाला गया, जिससे आदमी शिक्षित हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा गया है? विद्वानों से ज्ञान जन साधारण तक पहुंचा। जो विद्वान थे दोस्तों, जन साधारण तक पहुंचा दिया दोस्तों इस ज्ञान को। ठीक है, इससे बहुत डेवलप हुआ। ठीक है, लास्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा गया है? धर्म के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया दोस्तों। ठीक है, ये जो धर्म को लेकर भी जो पहले रूढ़िवाद था दोस्तों, ठीक है, ये सब में भी चेंजिंग आया, परिवर्तन आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। ठीक है, डिटेल में लिखिएगा, आगे बताते हैं दोस्तों। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। याद रखिएगा, पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। इसका अर्थ है कि ग्रीक वासियों और रोम वासियों की प्राचीन संस्कृति को जीवित रखना। याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ग्रीक वासियों और रोम वासियों की प्राचीन संस्कृति को जीवित रखना। ठीक है,
पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के रेनेसां से हुई। याद रखिएगा, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से हुई है। ये 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है आप लोगों से कि फ्रेंच भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किस भाषा से हुई है, तो आप लोग बता दीजिएगा। फ्रेंच भाषा से हुई है और रेनेसां शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने कौन दोस्तों? 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो कौन सी शताब्दी के इतिहासकारों ने इसका यूज किया दोस्तों? याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने इस शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, याद रखिएगा, हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, ठीक है, उन्होंने क्या कहा पुनर्जागरण को लेकर, आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण असल में विद्या का पुनर्जन्म था। किसका दोस्तों पुनर्जन्म था? याद रखिएगा, विद्या का। ठीक है, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषा की तरक्की हुई। ठीक है, याद रखिएगा, आसान शब्द में है दोस्तों, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में। ठीक है, पुनर्जागरण असल में विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषा की तरक्की हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। कुस्तुनतुनिया का पतन पुनर्जागरण के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। याद रखिए दोस्तों, ये जो कुस्तुनतुनिया था, इनका जो पतन हुआ, इसलिए पुनर्जागरण का उदय हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण कारण बना। याद रखिएगा। ठीक है, सामंतवाद का पतन भी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सामंतवाद का भी पतन दोस्तों, याद रखिएगा, पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, पुनर्जागरण के उदय और विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। याद रखिएगा दोस्तों, वाणिज्य व्यापार का विकास ये जो पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। याद रखिएगा। ठीक है, नए नए देशों के लोगों के साथ जो व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। ठीक है, याद रखिएगा, एक देश से दूसरे देश व्यापार के सिलसिले में अगर आप लोग जाइएगा तो वहां का कल्चर भी सीखिएगा, तो आपका क्या होगा दोस्तों? बौद्धिक विकास भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का योगदान प्रमुख था। याद रखिएगा, मुद्रण कला, याद रखिएगा, और कागज। ठीक है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस आया दोस्तों, इससे क्या हुआ, अलग अलग जगह में आसान शब्दों में ट्रांसलेट होकर भी दोस्तों बाइबल एक से एक जगह गया, जिससे लोग पढ़े, जागरूक हुए, धर्म के बारे में जाने। ठीक है, ये जो भ्रम फैलाया हुआ था, इससे लोग छुटकारा पा गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या लिखा गया है। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमानों पर होने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीदकर पढ़ सकता था। याद रखिएगा दोस्तों, आप साधारण यानी कम कीमत की दर में दोस्तों आम से आम पब्लिक भी दोस्तों पुस्तकें पढ़ सकता था और ज्ञान का विकास कर सकता था। ठीक है, पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी। याद रखिएगा, जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, इसलिए सब पढ़ पाते थे। ठीक है, और जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ लोगों तक पहुंचने लगा, उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। ठीक है, याद रखिएगा, यही सब था पुनर्जागरण के उदय और विकास का प्रमुख कारण। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है देख सकते हैं आप लोग। ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? क्वेश्चन क्या है, ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? ठीक है, एकदम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा इन टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और एक टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिएगा। याद रखिएगा, इन दो वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। और साथ ही साथ 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है टॉप 2 वीडियोस बनाया गया, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा गया है, 3 पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 मार्क्स का। ठीक है, तो यूरोपीय नौचालन को सहायता देने वाले कारक 15वीं और 16वीं शताब्दी, याद रखिएगा दोस्तों, 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन गतिविधियों को सहायता देने वाले मुख्य कारक 3 थे। क्या क्या दोस्तों, सोना और चांदी प्राप्त करना, याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, सोना और चांदी प्राप्त करना, यश या अपना नाम पैदा करना, और तीसरा दोस्तों ईसाई धर्म का प्रचार करके ईश्वर की सेवा करना। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा और आगे पॉइंट में 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। यूरोप, पहला पॉइंट दोस्तों, यूरोप के बहुत से निवासी विशेषकर पुर्तगाल और स्पेन के निवासी एवं उनके शासक दूसरे देशों में सोना और चांदी प्राप्त करके दुनिया के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। याद रखिएगा, ये लोग क्या करने वाले थे दोस्तों, दूसरे देश में जाकर सोना और चांदी प्राप्त करके दुनिया के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। ठीक है, कहां के दोस्तों, पुर्तगाल और स्पेन के लोग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, कुछ लोग केवल यश प्राप्त करने के लिए नए देशों की खोज करते थे
और वहां अपना साम्राज्य स्थापित करके अपना यश गान बढ़ाना चाहते थे। याद रखिएगा दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है, वास्को डी गामा और कोलंबस, याद रखिएगा, ठीक है, जो समुद्री यात्रा की खोज करने निकले थे। तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था और ये जो कोलंबस है दोस्तों ये अमेरिका कब पहुंचा था, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो बताइएगा वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, ठीक है। दोनों का आंसर लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ लोग केवल यश प्राप्त करने के लिए दोस्तों, नाम कमाने के लिए नए देशों की खोज करते थे और वहां अपना साम्राज्य स्थापित करके अपना यश गान बढ़ाना चाहते थे। यानी कोई धन कमाना चाहता था तो कोई अपना नाम कमाना चाहता था, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ईश्वर के ज्ञान का प्रसार करने हेतु भी खोज यात्राएं करते थे, ठीक है। तो आप 3 किस्म के लोग जानेंगे दोस्तों। पहला जो दोस्तों धन कमाना चाहता था, अमीर बनना चाहता था। दूसरा पॉइंट था दोस्तों यश और नाम कमाना चाहता था। और तीसरा दोस्तों धर्म का प्रचार करना चाहता था, ठीक है। इन 3 पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप लोग। कौन सी खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? क्वेश्चन क्या है, कौन सी खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी, ठीक है। यानी कौन कौन सा खाद्य वस्तुएं थे जो दुनिया में भेजा जाता था अमेरिका से, ठीक है, ये पूछा गया। चलिए आंसर को देखते हैं, क्या लिखा गया। खाद्य वस्तुएं जो अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी, यूरोपवासी विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल के लोग, याद रखिएगा यही 2 लोग, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल के लोग, ठीक है, अमेरिका में गए तो चांदी सोने की तलाश में। याद रखिएगा दोस्तों, किस तलाश में गए थे? सोने चांदी की तलाश में, जिनकी कमी यूरोप में महसूस की जाने लगी थी, परंतु उन्हें वहां से अनेक खाद्य वस्तुएं की भी प्राप्ति हुई, ठीक है। खोजने गया था दोस्तों सोने चांदी, लेकिन मिल गया दोस्तों एक से एक खाद्य वस्तु, ठीक है, जिन्हें बाद में उन्होंने दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया ताकि उनकी आय में वृद्धि हो, इनकम में वृद्धि हो, कमाई में वृद्धि हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं। इन खाद्य वस्तुओं में निम्नलिखित विशेषकर उल्लेखनीय है, ठीक है। पहला तंबाकू, याद रखिएगा, पहला तंबाकू, ठीक है, ये अमेरिका से बाकी के देशों में बेचा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, भेजा जाता था, ठीक है। पहला तंबाकू, दूसरा आलू, तीसरा दोस्तों गन्ने की चीनी, चौथा ककाओ जिससे चॉकलेट और कोको बनता है, ठीक है, उसको ककाओ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट नंबर 5 लाल मिर्च, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होते थे और यहां से बाहर भेजे जाते थे, ठीक है। तो इन 5 चीजों को बाहर भेजे जाते थे दोस्तों। इन 5 खाद्य पदार्थों को दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजा जाता था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख सकते हैं आप लोग। विचार करें, क्या है क्वेश्चन, विचार करें कि जापान के विकास के साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव किस तरह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ही जापान के विकास हुआ तो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव किस तरह आया, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखिएगा जब भी आपका विकास होगा ना तो आपका भी लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका भी लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका भी रोजमर्रा की जिंदगी बदल जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसी तरह जापान का भी हुआ दोस्तों। जापान के विकास के साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव है, ठीक है, एक एक चलिए बदलाव को देखते हैं। जैसे जैसे जापान का विकास होता चला गया वैसे वैसे वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव आता चला गया और देखते ही देखते जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरित हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे जापान का विकास होता चला गया वैसे वैसे वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या आया दोस्तों, बदलाव आता चला गया और देखते ही देखते जापान एक आधुनिक समाज के रूप में रूपांतरित हो गया। याद रखिएगा, चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट, जापान में पहले जहां पैतृक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी वहां धीरे धीरे एकाकी या नाभिकीय परिवार, यानी दोस्तों याद रखिएगा पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था जापान में, यानी अब क्या हो गया, धीरे धीरे एकल परिवार हो गया, ठीक है। एकल परिवार में क्या होता है दोस्तों, पति पत्नी और बच्चे, ठीक है। अब इस पर प्रीफर किया गया, लेकिन पहले जो समाज में क्या था दोस्तों, याद रखिएगा जापान में ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, सिंगल फैमिली, याद रखिएगा, जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नए तरह के घरेलू उत्पाद दृष्टिगोचर होने लगे, जैसे चावल पकाने के लिए कुकर और गैस का प्रयोग आदि, ठीक है। बोले ना लाइफ स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पंखा यूज कर रहे हैं, पैसा आ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ऐस करेंगे ना, एसी लगा लेंगे। तो इसी तरह जापान में भी धीरे धीरे तरक्की हुई तो एक से एक चीज मांगने लगे, ठीक है। चावल पकाने के लिए क्या आ गया दोस्तों, कुकर और गैस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नई सोच ने पारिवारिक मनोरंजन की नई किस्म के साधनों की मांग पैदा कर दी और धीरे धीरे लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन आने लगे, ठीक है। याद रखिएगा हाथ में पैसा आ जाएगा, तरक्की होगा ना दोस्तों, तो याद रखिएगा घर में भी एक से एक मनोरंजन के साधन, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया,
एसी हो गया, ये सब धीरे धीरे आने लगे दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 क्या है, नए तरह के मकानों की मांग बढ़ने लगी। अब बोले ना पैसा आ जाएगा तो मकान का भी लाइफ स्टाइल चेंज होगा ना, एक से एक मकान बनाएंगे ना, तो बहुत सुंदर सा, तो बस मकानों की मांग बढ़ने लगी और जिसकी पूर्ति के लिए अनेक कंपनियां किस्तों पर मकान मुहैया कराने के लिए तैयार भी हो गई। ठीक है, इन क्वेश्चंस का सारा पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, लिख दीजिए एग्जाम में, आपका भी कंफर्म हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, मेजी पुनर्स्थापना के पहले, चलिए आपसे क्वेश्चन बता दीजिएगा मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कमेंट में जल्दी बताइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजी पुनर्स्थापना कब हुई, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, आप लोग कमेंट फटाफट बताइए कि ये जो मेजी पुनर्स्थापना थी ये कब हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वह अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, मेजी पुनर्स्थापना से पहले, क्या है, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वह अहम घटनाएं निम्नलिखित थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। पहला, किसानों से हथियार छीन लिए गए, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसानों से क्या कर लिए दोस्तों, हथियार छीन लिए गए, जिससे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहयोग मिला। अन्यथा किसानों ने पिछली शताब्दी में अपनी आपसी लड़ाइयों द्वारा उद्यम मचा के रखा था, इसलिए क्या किया गया दोस्तों, याद रखिएगा किसानों से हथियारों को छीन लिया गया और यहां पर शांति का व्यवस्था बनाए रखा। ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नरों को, याद रखिएगा दोस्तों, गवर्नरों को जिन्हें डेम्पो कहा जाता था, अपने अपने क्षेत्र की राजधानियों में ही रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफी स्वायत्तता प्रदान की गई। दोस्तों याद रखिएगा काफी छूट प्रदान की गई, इससे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में काफी सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से, याद रखिएगा राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से सारी भूमि का सर्वेक्षण किया गया। याद रखिएगा राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से सारी भूमि का सर्वेक्षण किया गया और उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जैसे जैसे उत्पादकता था दोस्तों, उस आधार पर भूमि का क्या किया गया दोस्तों, क्लासिफिकेशन किया गया, यानी वर्गीकरण किया गया। इससे भूमि कर से होने वाले आय कई गुना बढ़ गए। दोस्तों याद रखिएगा भूमि से मिलने वाले आय बहुत ज्यादा बढ़ गए, कई गुना बढ़ गए। ठीक है, इससे भी दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, जापान में तीव्र आधुनिकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, इन 3 पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, बताया था ना दोस्तों, सन यात सेन, क्या सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या क्या थे। याद रखिएगा सन यात सिद्धांत के जो है, ये जो सन यात सेन है डॉक्टर, उनके 3 सिद्धांत क्या थे, तो एक एक सिद्धांत के बारे में लिख दीजिए, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या क्या थे। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत दोस्तों निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रवाद, जिसको नेशनलिज्म कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य माचू शासन का अंत करना था। याद रखिएगा दोस्तों, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, माचू शासन का अंत करना और विदेशी शक्तियों को देश से एक लात मार के बाहर निकालना। याद रखिएगा, यानी शक्तियों को देश से बाहर निकालना। ठीक है, इंडिया जो था दोस्तों, याद रखिएगा जैसे इंग्लैंड हम लोग को, ब्रिटिश जो हम लोग को गुलाम बना के रखे थे, जैसे ही ब्रिटिश को हम लोग भगाए दोस्तों, हम लोग का अपना लोकतांत्रिक सरकार कायम हुआ दोस्तों, हम लोग का संविधान बना और देश में उन्नति होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसी तरह डॉक्टर सन यात सेन भी चाहता था माचू शासन का अंत हो और जितने टाइप की विदेशी शक्ति है उनको देश से बाहर निकालना। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, जिन्होंने चीनी धरती पर अनाधिकार अतिक्रमण कर रखा था। ठीक है, जबरदस्ती अधिकार करके रख लिया था, इसको अनाधिकार कहते हैं। इस तरह ये जो चीन है दोस्तों, याद रखिएगा चीन में क्या करके रखा था दोस्तों, अतिक्रमण करके रखा था बाहरी विदेशी देश। ठीक है, इस प्रकार चीन की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करना भी उसका एक उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, प्रजातंत्र, क्या डेमोक्रेसी। याद रखिएगा प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र। ठीक है, इसका उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त करना और गणतंत्र की स्थापना करना था। याद रखिएगा राजतंत्र दोस्तों जिसमें राजा का बेटा राजा बनता है। याद रखिएगा लोकतंत्र में जैसे चुनाव करके सत्ता में आता है। ठीक है, चलिए तो जिसमें सभी लोग सरकार चलाने में भाग ले। याद रखिएगा इसका उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त करना था और गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसमें सभी लोग सरकार चलाने में भाग ले। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन समूचे देश की जनता द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन समूचे देश की जनता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों क्या है, सामाजिक प्रगति यानी सोशल प्रोग्रेस दोस्तों, यानी समाजवाद। ठीक है, इनका तीसरा पॉइंट था समाजवाद। ठीक है, थोड़ा सा तबियत खराब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें, डॉक्टर सन यात सेन के दर्शन का सामाजिक पक्ष दिखाई देता है। क्या है इसमें, डॉक्टर सन यात सेन के दर्शन का सामाजिक पक्ष दिखाई देता है।
वे राजकीय समाजवाद के पक्षधर थे जिसका आदर्श तत्कालीन जर्मनी था। उनका यह मत था कि राज्य को ही अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बताइए किनका किनका पॉलिटिकल साइंस और किनका किनका सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम यही 2 एग्जाम का होने वाला है। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोगों को किसका वीडियो चाहिए। ठीक है, जिसका कमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर पॉलिटिकल साइंस का कमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा तो मैं पॉलिटिकल साइंस का सीरीज लाने वाला हूं। अगर सोशियोलॉजी का डिमांड ज्यादा देखने को मिले तो मैं सोशियोलॉजी का जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट एग्जाम क्या है, और जितना ज्यादा कमेंट आएगा दोस्तों उसको देखकर मैं उसी का सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कीजिए आपको किसका वीडियो पहले चाहिए, सोशियोलॉजी का या फिर पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख सकते हैं आप लोग। पश्चिमी शक्तियों द्वारा, क्या है क्वेश्चन, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया। ठीक है, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं 3 पॉइंट में दीजिएगा दोस्तों, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो छिंग राजवंश क्या है, छिंग राजवंश के शासकों को पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो निम्नलिखित थे। ठीक है, क्या क्या थे दोस्तों देख सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहला प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक टाइप का सुधार किया गया। दूसरा, छिंग शासकों ने सेना में भी अनेक सुधार किए और उसे नए हथियारों से लैस किया। ठीक है, यानी जो सेना को अपग्रेड किया गया दोस्तों, सेना को अपग्रेड किया गया नए नए हथियारों से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शिक्षा के सुधार का भी की और भी विशेष ध्यान दिया गया दोस्तों, यानी शिक्षा पर भी ये लोग बहुत ज्यादा काम किए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख सकते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं, क्या है क्वेश्चन, मानवतावाद से क्या समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका इसका आंसर क्या है। मानवीय उच्चतर मूल्यों को मानवतावाद कहा जाता है। एक लाइन में दोस्तों, मानवीय उच्चतर मूल्यों को मानवतावाद कहा जाता है। मानवीय उच्चतर मूल्यों का अर्थ दोस्तों स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में कार्य करना। याद रखिए दोस्तों, अपना स्वार्थ को छोड़िए और दूसरों के भलाई के लिए काम कीजिए दोस्तों, उसी को मानवतावाद कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, हर समय अपना ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए, इसी को दोस्तों मानवतावाद कहा जाता है। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ है कि मानव किसी मानव से घृणा ना करे। याद रखिएगा दोस्तों, किसी मानव किसी दूसरे मानव से घृणा ना करे, संसार के सब मानव परस्पर मेल जोल से रहे, सब मानव एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करे, समानता तथा समान लाभ के सिद्धांत के आधार पर परस्पर एक दूसरे को सहयोग करे और विवाद व झगड़ों का निपटारा शांतिमय तरीकों से निपटा ले। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है मानवतावाद वह है जिसमें मानव अन्य लोगों के दुख दर्द को महसूस करे और उनके सुखी जीवन के मार्ग में बाधक ना बनकर उनके प्रगति और विकास पर बल दे। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को मानवतावाद कहा जाता है। ये था आपका टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। प्लीज इस टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, और भी टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस अपलोड किया गया है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं। और 2 अंक स्तरीय के क्वेश्चंस भी 2 वीडियो डाला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा। कल के एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाने वाले। ठीक है, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं और आप लोगों का तैयारी आगे भी अच्छे से करवा पाऊं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।